तो क्या किसी ने अगर अपनी निजी जमीन पर कोई मस्जिद बना रखी है तो क्या उसे भी ढहाया जा सकता है? सहारनपुर में ऐसा ही एक वाकया हुआ है जब एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। आरोप, मस्जिद बनाने की कोई परमिशन नहीं है, नक्शा पास नहीं, लेकिन अब इस पर बवाल हो गया है। क्या है ये पूरी कहानी, हम समझेंगे। इसके अलावा बीजेपी और सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में एक कलह छिड़ सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया है कि अब्बास अंसारी की खाली हुई सीट पर उनकी ही पार्टी लड़ेगी। यह भी कहा कि अंसारी परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन तब उन्हें टिकट या उनके लिए उन्हें ये सीट क्यों चाहिए, आखिर किसका दावा बनता है, ये भी समझेंगे। और आखिर में चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती के उस ट्वीट पर क्या कहा है जिस पर इशारों में उन्हें बरसाती मेंढक तक कहा गया। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। यूं तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। ये बुलडोजर धार्मिक स्ट्रक्चर्स पर भी चल रहे हैं, मस्जिद मंदिर सब जगह ये बुलडोजर चल रहे हैं, जो भी सरकारी और अवैध सरकारी जमीनों पर या अवैध तरीके से बने हुए हैं। लेकिन सहारनपुर की एक मस्जिद पर जब बुलडोजर चला कुछ दिन पहले, उसके बाद से ये मामला बहुत सुर्खियों में, और सुर्खियों में होने की वजह ये कि गांव में 3 भाइयों ने अपनी जमीन से, अपनी निजी जमीन से 7 बिस्वा जमीन निकाली और गांव वालों से चंदा करके एक मस्जिद का निर्माण शुरू करा दिया। प्रशासन ने यह कहते हुए बुलडोजर चला दिया कि आपने न तो इसकी परमिशन ली है और ना ही आपने इसका नक्शा पास कराया है। बुलडोजर चल गई, बाकायदा आप इन चलते हुए बुलडोजर को देखिए, लगभग पूरी तरीके से 90% ये मस्जिद बनकर तैयार थी। और प्रशासन का दावा कि न तो इसकी परमिशन ली गई और ना ही इसका कोई नक्शा पास हुआ। अब बात आती है उस परिवार की जिसने अपने निजी जमीन पर इस मस्जिद को बनाया था। परिवार का दावा है कि ये लोग अपनी जमीन पर मस्जिद बनाने के परमिशन को लेकर डीएम के पास गए थे। यही नहीं, बाकायदा उनके साथ वहां के जिम्मेदार लोग भी गए थे, लेकिन वहां यह कहा गया कि आपकी अपनी जमीन है, आप मकान बनाएं या फिर मस्जिद बनाएं, सरकार से इसका कोई बहुत लेना देना नहीं होता, आपको सरकारी जमीन नहीं होनी चाहिए, आप अपनी निजी जमीन पर चाहे जो बनवा लें। लेकिन जब ये 90% बन गई, उसके बाद बात आई कि आखिर इसका परमिशन कहाँ है, बात आई कि आखिर इसका नक्शा कहाँ है। और उसके बाद सदर एसडीओ, जो कि ये गांव है भोजपुर टगा, और यहाँ पर ये मस्जिद कंप्लीट थी, और सदर एसडीओ ने जब उस पर बुलडोजर चलाया तो उनके भी अपने ही तर्क थे। हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ, लेकिन पहले प्रशासन को सुन लीजिए कि उन्होंने क्यों गिराया, उसके बाद क्या बवाल है ये भी बताएंगे। एक ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी न तो वैध अनुमति प्राप्त की गई थी और न ही जिला पंचायत के द्वारा इसका नक्शा स्वीकृत कराया गया था। तो उसी क्रम में जिला पंचायत सहारनपुर के द्वारा इनको नोटिस सर्व किया गया था कि अपनी वैध अनुमतियां प्राप्त कर लें और इसका नक्शा पास कर लें, परंतु उसके बाद भी इनके द्वारा वो अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई हैं। तो आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला पंचायत सहारनपुर के द्वारा की जा रही है। तो एसडीएम सुबोध का कहना है कि इसका न तो नक्शा पास था, ना ही इन लोगों ने किसी नोटिस का जवाब दिया। उधर अब परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई नोटिस ही नहीं मिली, और दूसरा ये कि प्रशासन ने कभी ऐसी बात ही नहीं की कि इसके लिए उनको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये उनके गांव की अपनी निजी जमीन, जहां पर गांव के चंदे से वो इसे बनवा रहे थे। दरअसल निजी जमीन पर बने मस्जिद को ढहाने के बाद से ही ये पूरा मामला बढ़ा है, और अब इमरान मसूद मौके पर जा पहुंचे और उन्होंने यही सवाल खड़ा किया कि क्या किसी को गांव में भी अपनी जमीन पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए क्या प्रशासन से पूछकर खड़ा करना पड़ेगा, क्या प्रशासन के गांव में नक्शे की ज़रूरत कब और कहां पड़ती है। हालांकि नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, वहां भी ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत से परमिशन होती है, लेकिन अब अधिकारी इस मामले पर थोड़े बंगले झांकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि निजी जमीन पर बने हुए मस्जिद को गिराने के बाद से उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप सुनिए क्या कहा इमरान मसूद ने जब वो हंस गांव में पहुंचे। क्या आप 15 दिन का नोटिस देंगे, नोटिस के ऊपर सुनवाई करेंगे, उस सुनवाई को आप उसकी प्रोसीडिंग को बाकायदा दर्ज करेंगे
और दर्ज करने के बाद उसको पोर्टल पर चढ़ाएंगे और उसके बाद डीएम को इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर डिमोलिशन का ऑर्डर देंगे। तो किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया कहीं से कहीं तक भी। परिवार को भी सुनिए, क्योंकि परिवार के बात में भी कम से कम इतना तो दम है कि बेशक वो उन्होंने उसके लिए नक्शा नहीं पास कराया हो, लेकिन उन्हें भी मालूम था कि इसके लिए सरकारी परमिशन की ज़रूरत होती है और वो उसके लिए कोशिश करते रहे। अगर परिवार की बात में दम है तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा कि 90% बने हुए इस स्ट्रक्चर को, इस मस्जिद को क्यों तोड़ा गया। उस परिवार को सुनिए जिसकी निजी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद गिरा दी गई है। जी सर, ये ज़मीन तो हमारी थी और हमने मस्जिद में के नाम पे वसीयत करवा दी थी। इसके जिम्मेदार इसमें हमारे वालिद साहब हुए थे, ताकि उनके बाद भी वो मस्जिद की रहेगी। खैर, इस घटना के बाद इकरा हसन भी पहुंची, शामली की जो सांसद हैं इमरान मसूद भी पहुंचे और बाकायदा प्रशासन इस मामले पर अब बहुत ज़्यादा खुलकर बोलने को तैयार है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मामले में अब सवाल जवाब होंगे और सवाल बस एक ही होगा कि अगर किसी ने अपनी निजी ज़मीन पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो क्या उसके पास इतनी मोहलत नहीं होनी चाहिए कि वो इसका नक्शा पास करा सके, वो उस नोटिस का जवाब दे सके, वो किसी भी सरकारी अथॉरिटी से कोई परमिशन ला सके। क्या इसके लिए उसको और वक्त नहीं दिया जाना चाहिए था कि सीधे बनी हुई उस मस्जिद को गिरा दिया गया? फिलहाल प्रशासन के पास इसका जवाब नहीं है और लोग एक दूसरे पर टाल रहे हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर वो नोटिस कहाँ है जब वो नोटिस भेजी गई। बहुत सारे लोग गाँव में कम से कम आज भी ये नहीं जानते कि अगर उनके पास अपना घर है तो क्या उसका कोई नक्शा है या नहीं है। अगर अपनी खेती की ज़मीन, अपनी गांव की ज़मीन पर किसी को मकान, दुकान या फिर कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर भी बनाना होता है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसके लिए बाकायदा परमिशन लेते हैं या फिर नक्शा पास कराते हैं। बाद में ज़रूर करा लेते हैं, बाद में उसको मेंशन किया जाता है, लेकिन इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि अब सरकार को भी वहाँ जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अगली खबर, और अब हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी कम से कम अब्बास अंसारी की जो सीट है मऊ सदर, उस पर आमने सामने हो सकते हैं और दोनों पार्टियों के बीच एक कलह की शुरुआत भी हो सकती है। वजह, अब्बास अंसारी को 2 साल की जब सजा हुई हेट स्पीच मामले में, उसके बाद से उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। विधानसभा ने ऐलान कर दिया कि सीट खाली हो गई और अगले 6 महीने में वहां पर चुनाव होंगे। आज ओम प्रकाश राजभर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात का ऐलान कर दिया कि अब अंसारी परिवार से, उनकी पार्टी से यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं होगा। उसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि अंसारी परिवार आज भी समाजवादी पार्टी से एक करीब है। पहले सुनिए आज क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। जो प्रत्याशी होगा वो अब्बास अंसारी के परिवार का होगा कि बाहरी होगा? बाहरी होगा। अब्बास अंसारी से किनारा कर लिया भाई, न्यायालय का आदेश, कानून तो पढ़ लीजिए। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। परिवार से, परिवार में उनके यहाँ के पत्नी, थोड़ा छोटा भाई है ना? छोटा भाई तो सपाई है। तो ओम प्रकाश राजभर ने इतना तो ऐलान कर दिया कि सपा का कोई अंसारी परिवार का कोई अब उनके सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। और आप पहले भी याद करें कि जब अब्बास अंसारी को लेकर उनसे सवाल पूछा जाता था, बीजेपी में आने के बाद उन्होंने लगभग इस अंसारी परिवार से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया था और कई बार वो कह चुके थे कि अब्बास अंसारी तो सिर्फ उनकी टिकट से टेक्निकली चुनाव लड़े थे, तो मूलतः समाजवादी पार्टी के। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। पहली बार उस सीट पर गठबंधन में अखिलेश यादव ने एक तरीके से अपने कैंडिडेट को ओम प्रकाश राजभर को दिया था कि आप इस सीट पर अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अब्बास अंसारी को लड़ा दें। वो भी चाहते थे कि अंसारी परिवार उनकी सीट पर लड़े, क्योंकि तब वो बेहद करीब हुआ करते थे। कहा ही जाता था कि उनकी पार्टी को बढ़ाने में, चलाने में अंसारी परिवार का बड़ा रोल रहा है। वो जीत गए। जीतने के बाद वो बीजेपी के साथ आए तो अंसारी परिवार से सियासी रिश्ते टूट गए और तब उन्होंने कई बातें कही। हालांकि आज भी वो ये कह रहे हैं कि ये इस चुनाव को लेकर के जो उनका चुनाव खत्म किया गया है, उनको सजा हुई है, इसे लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन असली लड़ाई ये है कि वो चाहते हैं कि वो सीट जो है मऊ सदर की सीट, वो बीजेपी ना लड़े, वो लड़े। समाजवादी पार्टी तो लड़ेगी,
बसपा लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के गठबंधन से उनकी लड़ाई शुरू हो रही है। वो चाहते हैं कि अब बीजेपी, जो कि 27 सालों से, बेशक बीजेपी हारी है उस सीट, लेकिन वो उस सीट पर अब दावेदारी ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। बीजेपी कितना मानेगी, क्योंकि एक बार ही वो सीट ओम प्रकाश राजभर लड़े हैं और वो सीट वो गठबंधन में रहते हुए जीते हैं। इसलिए असल लड़ाई तो बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच उस सीट को लेकर के होगी। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि जिस अंसारी परिवार के लिए वो जब सपा में थे तो खूब लड़ते रहे, आज उन्होंने ये कह दिया कि अंसारी परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। खैर, देखना है कि क्या बीजेपी अपनी इस सीट की दावेदारी छोड़ती है या नहीं। अगली खबर। और अब बात मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के उस टकराव की जो अनकहे तौर पर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जब से मायावती दोबारा से आकाश आनंद को लेकर के आई और बाकायदा उन्होंने एक हायरार्की, एक चेन ऑफ कमांड तय कर दिया है कि उनके बाद आकाश आनंद ही पूरी पार्टी को देखेंगे और चलाएंगे। इनफैक्ट आज भी नंबर 2 आकाश आनंद। ऐसे में जब चंद्रशेखर आजाद रावण लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचकर उन्होंने एक तरीके से दहाड़ना शुरू किया, तो मायावती ने आज 3 एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट किए और उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी हैं जो सीधे तौर पर चंद्रशेखर के नाम से तो नहीं लिखी, लेकिन ये दिखाती है कि चंद्रशेखर आजाद पर ही उनका ये पूरा तंज और कमेंट है। उन्होंने चंद्रशेखर को बरसाती मेंढक करार देते हुए सावधान रहने की लोगों से अपील की और यही बात चंद्रशेखर को चुभी। हालांकि जब यूपी तक ने चंद्रशेखर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुझे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उन्हें कहना होता तो वो मेरा नाम लिखे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? खैर, पहले उनके ट्वीट को देखिए जो उन्होंने आज लिखा है और चंद्रशेखर के इस जवाब को सुनिए। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन आपकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जबरदस्ती ऐसे नहीं, चलिए किसकी तरफ है फिर ये बताइए। ये तो वो बता सकती है ना। हालांकि चंद्रशेखर को दर्द इस बात का भी है कि उन्हें अब बीजेपी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा लिया है, लेकिन इसके लिए भी उनके पास बड़े तर्क। सुनिए चंद्रशेखर। अब हम अपना जमीन पे काम कर रहे हैं, हमारा काम आगे बढ़ रहा है, तो इससे पता नहीं जो मनवादी लोग हैं उनको पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, तो वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। इसलिए हम पहले से स्पष्ट हैं कि अगर हमें जाना होता तो हम इसी बार जब सरकार और मंत्री जाके मंत्री बन के मौज लेते। खैर, अब चंद्रशेखर आजाद रावण और यानी कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी की ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तीखी होने वाली है और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। पोस्ट हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यूपी तक के सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।